हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बच्चों। मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। बेटा, जैसे कि आप लोगों ने बोर्ड पे देख लिया होगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज है ऑफ क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड 2023 फिजिक्स। यानी कि आज का जो ये लेक्चर है बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है और ये फर्स्ट है। ये क्लास 12 का पहला लेक्चर है हमारे CLR एजुकेशन के द्वारा। ठीक, तो इसमें आज हम जो बताएंगे बेटा कि जो हमारे 2 दिन बाद जो CBSE का +2 का यानी कि क्लास 12 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है फिजिक्स का, उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे आया हूँ बताने के लिए तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही उठ के आ गया और लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, नहीं। चूँकि मैं खुद +2 यानी कि 12 का कॉपी चेक करता हूँ, तो कॉपी चेक करके प्लस पढ़ाते पढ़ाते हम लोग को इतना आइडिया हो गया है कि कौन से टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जो अभी हम जो चैप्टर तो ऐसे सारे चैप्टर अभी हम बताएंगे कि किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल किस टॉपिक से ज़्यादा आता है और छोटे छोटे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो किस से ज़्यादा आता है और जो बड़े डेरिवेशन वगैरह वो किस टॉपिक से ज़्यादा आता है। ठीक, तो अभी जो हम देखेंगे क्लास, तो वो देखिए इसमें जो टॉपिक को हम इम्पोर्टेंट बताएंगे तो समझिएगा कि वो लगभग 65 to 80% क्वेश्चन जो है उसी टॉपिक से आता है। ये आप भरोसा रखिए। ये पिछले 10 साल 15 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का और अभी जो लेटेस्ट वाला का सबका छानबीन करने के बाद जो टॉपिक एंड क्वेश्चन को हम लोगों ने फिल्टर करा है और उसके बाद जाकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए चैप्टर 1 का कोई टॉपिक बता रहा हूँ, यानी कि वो सारे टॉपिक नहीं, टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं 10 15 20, लेकिन उसमें से हर एक चैप्टर से 3-4 टॉपिक्स ऐसे होते हैं, 5 टॉपिक कि उससे 65 से 80% क्वेश्चन जो है ना 80-85 इवन ज़्यादा भी कि उसी से आता है। ठीक, तो वो अभी हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और देखेंगे। पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना नहीं है, सिर्फ मैं चैप्टर वाइज आपको बताते चला जाऊंगा और आप लोग ध्यान से उसको नोट कर लीजिएगा। और जो आज कल जो 2 दिन है आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। आप तो पूरे साल पढ़े हो, मुझे पता है कि आप लोगों ने पूरा साल, ये मेरे हाथ में सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम चैप्टर वाइज लिखेंगे। तो हम स्टार्टिंग से चल रहे पहला चैप्टर से। तो पहला चैप्टर में जो पहला चैप्टर है आपका, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये चैप्टर का नाम है। अब देखिए बेटा, इसमें कौन से टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लगभग 20 से ऊपर है, लेकिन कौन से टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक चार्ज का से जो टॉपिक है उससे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेटा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से आपका क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएगा, जिसमें आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछ देता है। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका पूछता है, 1 नंबर में पूछ देगा या 2 हो सकता है, अगर इससे न्यूमेरिकल भी दे देगा। कूलम्स लॉ पक्का पूछता है बेटा, ये बहुत मोस्ट प्रोबेबल जो है ये कूलम्स लॉ पूछेगा आपका। फिर इसमें आपका पूछेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, थ्योरेटिकल पूछ देगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पूछ सकता है आपका। ठीक, क्योंकि इस सब में आया हुआ है। फिर इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल और ये डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन वाला पार्ट, तो ये आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूछ देगा आपका, और गॉस थ्योरम बोला जाता है। देखिए इससे, और इसका जो है ना एप्लीकेशन, यानी कि जो डेरिवेशन आएगा बेटा इसके एप्लीकेशन से आता है, यानी कि इसका एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर में जो है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इसी से मतलब मेन ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगर बढ़ते आगे जो सेकेंड चैप्टर है आपका, ठीक, तो देख लिए इसमें से जो है आपका
ये जो टॉपिक है इसमें से लगभग 80% के अराउंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो लगभग पूछ ही देता है बेटा। ये तो 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ ही देता है हमेशा। कूलम्ब्स लॉ से आपका न्यूमेरिकल पूछ ही देगा, K/Q1/Q2/R²। ठीक, तो इसको ध्यान रखें। सेकेंड चैप्टर की बात करें हम लोग, तो सेकेंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। देखिए सेकेंड चैप्टर है, तो इससे देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात कि ये आपका पूछ देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पहला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज से पूछ देगा आपका, पॉइंट चार्ज से पूछता है, ये छोटा क्वेश्चन पूछेगा, इसका फॉर्मूला पूछ देगा 1 नंबर वाले में। फिर आपका इक्विपोटेंशियल हमेशा पूछेगा, व्हाट डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो हमेशा आता है, ये तो मतलब पूछो ही मत। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ये तो समझो कि 90% जो चांसेज है कि आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, इसमें फिर आपका आ जाएगा ये डाई इलेक्ट्रिक से क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में आपका पूछेगा डाई इलेक्ट्रिक से, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन यानी कि डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट से पूछेगा बेटा। तो डाइपोल मोमेंट से बेटा पूछ देता है आपका डेरिवेशन मोमेंट, डेरिवेशन अगर डेरिवेशन देगा तो और में इसका न्यूमेरिकल दे देगा, और में क्या दे देगा बेटा, न्यूमेरिकल। ठीक, ये दे देगा। फिर इसके बाद इसमें हाँ कैपेसिटर वाला पार्ट में देखिए, तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बेसिक ये डेफिनेशन आपका पूछ देगा। देखिए कैपेसिटर से जो आपका पूछेगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पूछ देगा, कॉम्बिनेशन से न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैपेसिटर में से जो होता है ये होता है एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। ये जो है ना बेटा, ये तो आपको डेरिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ये डेरिवेशन में पूछ देता है, और या न्यूमेरिकल, डेरिवेशन या न्यूमेरिकल। ठीक, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड चैप्टर। अब करंट में बढ़ते हैं बेटा, अब चैप्टर करंट में पूछते हैं। देखिए एनर्जी स्टोर ये बहुत ज़्यादा पूछता है, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ ये कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड। ठीक, इधर आपका डाइपोल मोमेंट पूछ देता है, इक्विपोटेंशियल तो हमेशा लगभग पूछ ही देता है हर एक साल, ये तो 1 नंबर में पूछ देगा डेफिनेशन, समझ में आई बात, ये तो हमेशा पूछते रहता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या पूछता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो करंट का आपका हो सकता है यूनिट पूछ दे, डायमेंशन पूछ दे, ठीक ना, ओके। तो वो पूछता है डायमेंशन, चार्ज का ये पूछेगा आपका यूनिट या डायमेंशन, या करंट का पूछ देगा। फिर जो बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से न्यूमेरिकल आपका पूछ सकता है, व्हाट इज, या छोटा सा 1 नंबर में पूछ देगा व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ तो पूछता ही पूछता है भाई, गिव स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो पूछता ही पूछता है। ठीक, इसमें आप कोई दिक्कत। वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक तो बेटा 10th में भी पूछता था, तो 12 में तो पूछता ही है। ठीक, लेकिन ये छोटा रहता है, ये बहुत मतलब ये इन सबों में थोड़ा कम पूछता है, लेकिन पूछता है। ठीक, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक, जो हम लोग वैट में निकालते हैं वो पूछता है, ये न्यूमेरिकल इससे पूछेगा, आपका ये न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। ठीक, किरचॉफ्स लॉ ये भी इससे न्यूमेरिकल आता है। ठीक, वी टेस्ट ऑन ब्रिज, वी टेस्ट ऑन ब्रिज से न्यूमेरिकल, और उसका जो P/Q, ठीक, P/Q और R/S वाला, ठीक, वी टेस्ट ऑन ब्रिज से। तो ये इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिसिटी से जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, ये सब आपका थ्योरेटिकल पूछेगा। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक बना देगा, उसमें आपको कुछ डेटा दे देगा बनाने के लिए। अब बाकी ये सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछेगा। अगर बात करते हैं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म से, तो इसमें कौन पार्ट से, देखिए बायो-सवार्ट लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो पूछता ही पूछता है बेटा, ये आपका डेरिवेशन पूछेगा।
इससे डेरिवेशन रहेगा, अगर और में रहेगा तो इससे न्यूमेरिकल भी रहेगा। बायो-सवार्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट है एम्पियर्स लॉ, ठीक। फोर्स एंड ये टॉर्क, ये दोनों पूछता है, इससे आपका न्यूमेरिकल दे देगा, या टॉर्क निकालने के लिए डेरिवेशन दे देगा आपका। ये फोर्स एंड टॉर्क ये तो पूछता ही है, ठीक। और इसमें गैल्वेनोमीटर से भी क्वेश्चन आता है। गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल पूछ देगा कि ये किस प्रिंसिपल पे चलता है। फिर इसमें डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक, इससे भी पूछता है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से कहाँ से डेरिवेट। देखो बायो-सवार्ट लॉ बेटा और इसका एप्लीकेशन ये तो एकदम मस्ट है, इसी से ही करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा आता है। बायो-सवार्ट लॉ समझिए कि ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का जो बेस है। जैसे इसमें कूलम्स लॉ था, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ था, वैसे ही मैग्नेटिज्म में जो है बायो-सवार्ट लॉ होता है। समझ में आ गई बात। तो ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे गैल्वेनोमीटर से आपको ज़्यादा नहीं, प्रिंसिपल पूछ देगा कि किस प्रिंसिपल पर चलता है। हाँ, डाइपोल मोमेंट से आपका क्वेश्चन पूछ देगा, ये या तो डिराइव करने के लिए बोल देगा या न्यूमेरिकल। अगर डेरिवेशन देगा तो उसके और में क्या रहता है बेटा, न्यूमेरिकल। समझ में आई बात। तो आगे हम लोग का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये कहाँ गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चलो बेटा देखते हैं, इस बार हम लोग देखेंगे कि 3 चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर से देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए बेटा, टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक, मतलब डाइपोल मोमेंट जो पढ़ते हैं वैसे मैग्नेटिक मोमेंट, और उसमें टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, तो उसका डेरिवेशन या तो न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी, या डेरिवेशन रहेगा तो न्यूमेरिकल नहीं, और न्यूमेरिकल रहेगा तो डेरिवेशन नहीं, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इससे पूछ देगा कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों नहीं क्रॉस करता है एक दूसरे के, ठीक। ये क्वेश्चन पूछता है, ये तो बार बार चलते फिरते पूछ देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे 2 डायरेक्शन हो जाएगा, और वेक्टर का एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल होता नहीं है। ये तो पूछ देता। देखिए अब देखिए इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एक साल आता है, ये पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये डेफिनेशन में आएगा, ये हमेशा आता है, ये तो फिक्स है, ये तो आता है इस चैप्टर से, और कुछ आए या ना आए ये आएगा ही आएगा, पैरा, डाया एंड फेरो, समझे, ये हमेशा आता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये कभी कभी पूछा है, लेकिन ये भी बहुत बार पूछा है, ये इन सब में कम, लेकिन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछता है। अब इधर बात करें हम लोग ईएमआई का, तो ईएमआई का डेफिनेशन पूछ देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन पूछ देगा। फ्राइडेज लॉ, इसका बेटा डेरिवेशन आता है, फ्राइडेज लॉ का डेरिवेशन, या स्टेट फ्राइडेज लॉ ये आता है। लेंज लॉ, उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा ये जो दो जो है ना, ये चैप्टर में बहुत सारे अच्छे, ये जो भी लिखे ना इतना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनते हैं, ठीक। देखो फ्राइडेज लॉ से बनेगा। अब फ्राइडेज लॉ ऑफ इंडक्शन करिएगा तो इसमें सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पूछ देगा, दोनों में से किसी एक का डेरिवेशन पूछ देगा, ये दोनों में से या ये म्यूचुअल इंडक्शन से आपका एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ देगा। समझ में आ गई बात। लेंज लॉ, ये तो भाई भस्मासुर लॉ, इसको हम भस्मासुर लॉ बोलते हैं, लेंज लॉ, ये जिससे पैदा होता है उसी को नष्ट करने का इसमें प्रॉपर्टी होता है। तो ये जो आपका 3 टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये आप एग्जाम देकर के आओगे बेटा तो पता चल जाएगा, 60 से 85% क्वेश्चन ये इसमें से आएगा, आप लिख के रख लो इस चैप्टर से। ये मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आया था कि नहीं। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट से तो पीक, आरएमएस करंट एंड वोल्टेज ये फार्मूला पूछ देता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। या इसमें आरएमएस पीक वैल्यू अगर दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू दिया रहेगा तो पीक वैल्यू निकालने, या पीक दिया रहेगा तो आरएमएस वैल्यू या एवरेज करंट निकालने के लिए, तो ये सब न्यूमेरिकल भी आता है इसका, ठीक। रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, इसका डेफिनेशन पूछता है, इसका डेफिनेशन पूछ देगा, या ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसका फॉर्मूला पूछ देगा कि ये किसका फॉर्मूला, या रिएक्टेंस का फॉर्मूला उसमें दिया रहेगा, अब पूछ देगा। एलसीआर, ठीक, इंडक्टेंस कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट, ये बनाने के लिए पूछ देगा, ठीक। इसका डेरिवेशन भी आता है छोटा सा, ये भी पूछ सकता है, लेकिन ये एलसीआर का डेफिनेशन बहुत कम पूछा है, ठीक ना, तो इसलिए ये इसको मैंने छोटा में रखा है।
ठीक है, लेकिन पूछ सकता है। लेकिन हाँ, ट्रांसफार्मर, इसको कौन नहीं पूछेगा भाई, उसी पे तो हम लोग का चल रहा है। ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर पूछेगा। इससे न्यूमेरिकल नहीं, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा लंबा, 2-3 नंबर वाला, ठीक ना। 3 नंबर वाला क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, थर्मल ये ट्रांसफार्मर से, ठीक। अब जो हम लोग का आगे है बेटा ऑप्टिक्स वाला पार्ट आता है। ऑप्टिक्स और ये वेब ऑप्टिक्स, इन दोनों से लगभग 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अपना। वेब अच्छा इलेक्ट्रो 18 मार्क्स का, ठीक। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किससे क्या आता है, डेरिवेशन किससे आता है और न्यूमेरिकल किससे आता है। देखो बेटा, अब जो बोर्ड पे मैंने लिखा 3 चैप्टर, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेब ऑप्टिक्स एंड ईएम वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। तो पहले हम लोग देखते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये डेफिनेशन आता है, 1 नंबर में पूछ देगा, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक। 1 नंबर वाले में पूछ देगा। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या तो डेफिनेशन पूछेगा या उसका एप्लीकेशन, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर पूछता है आपका, ठीक। तो ये एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मतलब ऑप्टिकल फाइबर। देखो, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर में, यह है लेंस मेकर फार्मूला एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जिसमें डेविएशन का फॉर्मूला जो है डिराइव करना पड़ता है। ये दोनों जो है डेरिवेशन पूछता है आपका, ये दोनों में से एक तो फिक्स, अगर इसका डेरिवेशन रहेगा तो इसका न्यूमेरिकल रहेगा, अगर ये डिराइव रहेगा तो ये न्यूमेरिकल रहेगा। ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर इंस्ट्रूमेंट से बात करें तो इस बार तो सिलेबस में 2 ही दिया हुआ है, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इससे देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो है डेरिवेशन भी पूछता है, और पिछली बार तो इससे पूछा था, इससे और में न्यूमेरिकल भी था और डेरिवेशन भी था, ठीक। तो इससे तो पूछता है, ये तो आप पढ़ ही कर जाना, 2 टॉपिक है तो ये तो पढ़ के ही जाना, या तो न्यूमेरिकल या डेरिवेशन पूछेगा। लेकिन इस चैप्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट है बेटा, लेंस मेकर फार्मूला एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, जिसमें हम लोग डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। ये दोनों एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन न्यूमेरिकल व्यू से। अब आते हैं वेब ऑप्टिक्स में। तो वेब ऑप्टिक्स का आपका वेब फ्रंट का डेफिनेशन पूछता है, कोहेरेंट ये हमेशा पूछता है, कोहेरेंट और वेब फ्रंट का आपका डेफिनेशन हमेशा पूछ देगा। हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल हमेशा पूछता है कि स्टेट द हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक। ये आपको पूछता है थ्योरेटिकल। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस चैप्टर में है कुछ तो ये है आपका YDAC, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें से हमेशा हर एक साल क्वेश्चन बनता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इससे हर एक साल, कोई ऐसा साल नहीं है जिससे या तो डेरिवेशन ना पूछा हो या इसे न्यूमेरिकल, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, ये यंग डबल स्लिट से ही पूछता है, ठीक। ये हमेशा ये तो आप करके ही जाओ बेटा, ये VVVVI, जितना वी वेरी 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 कितना जितना करना कर लो, ये तो आएगा ही आएगा, आप कुछ भी कर लो। ये सब डेफिनेशन, हाइगेंस प्रिंसिपल और YDAC, ये तो आना ही आना है। एक और चीज जो इन दोनों के बाद अगर सबसे ज्यादा पूछता है तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इन दोनों का डिफरेंस पूछ देगा, या तो कभी डेफिनेशन के रूप में पूछ देगा या इन दोनों का डिफरेंस पूछ देगा, लेकिन पूछता है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इस चैप्टर। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो EM वेव का डेफिनेशन पूछता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, उसका डायग्राम बनाने के लिए बोल देगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये हमेशा पूछता है बेटा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे अल्फा रे, एक्स रे, वायलेट रे, ये सब का जो प्रॉपर्टी होता है, उसका रेंज क्या होता है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ना, और कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों जो है बार बार पूछता है, ठीक ना। तो इसमें EM वेव में यही 3 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, इसी में से आपका 60 से 80% चांसेज है कि क्वेश्चन आपके आएंगे। समझ में आई बात, क्योंकि हमेशा इन जो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, तो वो हर एक अल्टरनेट साल पे या हमेशा या हर एक दूसरे तीसरे साल पर रिपीट करता है ये टॉपिक को। अगर रिपीट करेगा तो देखो, किसी साल डेफिनेशन पूछेगा, अगले साल हो सकता है डेरिवेशन पूछ दे, हो सकता है अगले साल उसमें न्यूमेरिकल करा दे, ठीक। लेकिन ये डेफिनेशन, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन करके ये टॉपिक्स को हर एक साल टच करता ही करता है। यानी कि ये जो भी टॉपिक्स लिख रहे हैं, ये 65 से लेकर के 80-85 तक का जो चैप्टर का जो क्वेश्चन बनता है, ये यही टॉपिक से बनता है। समझ में आई बात। तो जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर एक चैप्टर से 3-4 टॉपिक्स जो लिख रहे हैं, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर का टॉपिक होता है वो,
तो आप उसको एक बार अच्छे से देख करके जाइए। अभी भी दो दिन का समय है, 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। आप तो पढ़े हैं, सिर्फ एक बार इन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स ये बता रहा हूँ उसको एक बार पलट कर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब मैं बता रहा हूँ ये लेक्चर आपके लिए इतना फायदेमंद होगा कि मत पूछना। आप ये जितना भी टॉपिक आपको दे रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ 60 से लेकर के 80% क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। आप एग्जाम दे करके आना और कमेंट करना, मैं आप लोगों का कमेंट का इंतजार करूँगा, ठीक ना। ये मेरी एक्सपीरियंस बता रही है, जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने पेपर को एनालिसिस किया है, और जो मैंने कॉपी को मतलब पेपर चेक करता हूँ +2 का फिजिक्स का, 12 CBSE फिजिक्स का कॉपी चेक करता हूँ, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये सब करा रहा हूँ आपको, ठीक ना। ये ऑथेंटिक नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि मतलब आए ऐसे ही कोई भी टॉपिक लिख दिए। ये बहुत बार पूछा गया टॉपिक है, इसलिए मैं ये सब करा रहा हूँ एक बार, ताकि लास्ट के 1.5-2 दिन में आप लोग अच्छे से मास्टर प्लान करके और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक। तो आगे जो अब हम लोग का बच गया है मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट और सेमीकंडक्टर, तो उसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम अभी आपको बता दे रहे हैं। देखिए बेटा, अब आ गया हमारे पास इम्पोर्टेंट जो हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन पूछता है, वो हमेशा पूछेगा। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कट ऑफ वोल्टेज, ये जो है ना, ये चारों में से 2 या 3 तो पक्का हमेशा आएगा। ये 4 और ये 5, पाँचों में से 2 या 3 हमेशा डेफिनेशन पूछता है आपका, ठीक ना। तो इसमें से वर्क फंक्शन हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया, या कट ऑफ वोल्टेज हो गया। ये सब जो है आपको हमेशा थ्योरेटिकल पूछेगा डेफिनेशन, 1 नंबर में पूछ देगा या 2 नंबर में पूछ देगा, ठीक। इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल पार्ट वाला जो है डेरिवेशन न्यूमेरिकल, वो है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली जो रिलेशन है, ठीक, हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोला जाता है इसको। इसका डेरिवेशन आएगा या न्यूमेरिकल, ये फिक्स है, ये तो आना ही आना है बेटा। या तो न्यूमेरिकल पूछे या डी ब्रोगली का डेरिवेशन पूछे, ठीक। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन डिराइव करने के लिए देता है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये डिराइव करेगा, यानी कि जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इससे न्यूमेरिकल आपका बन सकता है और आपका डेरिवेशन इसी से बन सकता है, ठीक। और बाकी ये सब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये हो गया आपका, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन हो गया। ये सब इसमें 5 में से 3 या 4 तो पूछेगा ही पूछेगा। अब अगर आ जाते हैं एटम वाले चैप्टर से, तो देखिए अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ देगा थ्योरेटिकल। फिर रदरफोर्ड मॉडल है, इससे पूछ देगा, पूछता है, ये पूछ देगा ना, ये पूछता है। रदरफोर्ड वाला तो पूछता ही पूछता है, ठीक ना, ओके। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रल, लाइमन सीरीज, ये सब जो होता है ना, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सबसे आता ही आता है, समझे। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सब होता है ना, इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ये 3 जो टॉपिक है, 3 में से ये 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। न्यूक्लियाई से, तो देखिए न्यूक्लियाई से देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हमेशा आता है आपको, न्यूक्लियर फोर्स पूछेगा, और ये नहीं पूछा था, ये दोनों तो हमेशा पूछता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। या तो आपका डिफरेंस में पूछ देगा कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, ये तो हमेशा पूछता है बेटा न्यूक्लियाई से, ठीक। मास डिफेक्ट से आपका न्यूमेरिकल आता है, मास डिफेक्ट से न्यूमेरिकल आता है, ठीक। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, इससे भी न्यूमेरिकल आता है, इससे क्या आता है आपका न्यूमेरिकल आता है। ये दोनों क्या है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, और थ्योरेटिकल पार्ट ये दोनों है न्यूक्लियाई से। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा हो गया। अब एक हमारा लास्ट जो चैप्टर बचा हुआ बेटा, सेमीकंडक्टर, ठीक। तो सेमीकंडक्टर को हम लोग देखते हैं, इसमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। मजे की बात यह है कि इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछता आपका। तो इसमें जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर का, वो देखते हैं सबसे ज़्यादा जो कहाँ से पूछता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, ठीक, 14 नंबर चैप्टर है ये। तो इससे बेटा सबसे ज़्यादा आपको देखो, एनर्जी बैंड ऑफ कंडक्टर, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इससे पूछता है, एनर्जी बैंड से क्वेश्चन पूछता है।
वो पूछ देगा व्हाट इज कंडक्शन बैंड, व्हाट इज वैलेंस बैंड, तो इससे पूछता है। तो ये आपका हो गया एनर्जी बैंड ऑफ कंडक्टर, पहला एनर्जी बैंड ऑफ कंडक्टर, इससे पूछता है बेटा। ठीक, आपका सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब तीनों का एनर्जी बैंड पूछेगा कि ये होता है बैलेंस गैप होता है ना, गैप एनर्जी गैप होता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, तभी कंडक्टर कोई अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया तभी जा करके वो कंडक्ट करता है, ये पूछ देता है। आपका IV कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, VI कैरेक्टरिस्टिक बोलो या IV कैरेक्टरिस्टिक पूछ देता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। ठीक, अब देखिए इसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस पूछता है। PN जंक्शन, इससे तो भाई पूछता है PN जंक्शन, या तो एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक जो है डेफिनेशन, ये डिफरेंस पूछ देता है इसमें, या PN जंक्शन आपका पूछता है। ठीक, या ये देखो ये जो हमेशा आता है, ये आप टिक मार लो ऊपर वाला, एनर्जी बैंड ऑफ कंडक्टर जो है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये आपको हमेशा पूछता है, समझ में। रेक्टिफायर आपको पूछ देगा। ठीक, अच्छा फुल वेव रेक्टिफायर में क्या पूछेगा अगर हाफ वेव पूछेगा तो फुल वेव नहीं पूछेगा, अगर फुल पूछेगा तो हाफ नहीं पूछेगा। तो रेक्टिफायर ही, और ये हमेशा पूछेगा फुल एंड हाफ। ठीक, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये जो है रेक्टिफायर पूछेगा। तो इसमें जो अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये हो गया रेक्टिफायर हो गया, और एक आपका हो गया PN जंक्शन। मतलब ये चारों लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन ये जो ऊपर वाला नीचे वाला ये ज़्यादा है, ये तो दोनों पूछेगा ही पूछेगा आपका। और ये 7 मार्क्स का है बेटा, सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ के जाओ 7 मार्क्स पाओ, समझ में आई बात। ये 4 टॉपिक्स पढ़ के जाओ और 7 मार्क्स पाओ। ठीक, तो अभी जितना भी टॉपिक पढ़े आपको बोर्ड पे मैंने लिखा है, हर एक चैप्टर से लगभग 3-4 टॉपिक, किसी में 5 टॉपिक्स, जो भी हमने यहाँ पे आपको डिस्कस करा, किसमें से थ्योरेटिकल पूछता है, कहाँ से डेरिवेशन पूछता है, कहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको 20 मार्क्स का आपका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, 20 मार्क्स का डेरिवेशन CBSE में। ठीक ना, तो देखिए बायो-सवार्ट लॉ हो गया, कूलम्स लॉ हो गया, इन लोगों का तो आता ही आता है। ठीक, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लिखा था, उसका आता है न्यूमेरिकल डेरिवेशन। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है ना इंपॉर्टेंट जिसका डेरिवेशन होता है। अच्छा हाँ, लाइट में आपका हो गया लेंस मेकर फार्मूला, वो आएगा ही आएगा। फिर एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, उससे भी डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आएगा। तो ये सब फिक्स जो 6-7 टॉपिक जो है ना उसको अच्छे से कर लीजिए, ताकि अब जैसे थ्योरेटिकल में ये एनर्जी बैंड आएगा ही आएगा, इसमें से पूछ, ये देखिए न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन आता ही आता है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत। ये मास डिफेक्ट से न्यूमेरिकल बनता है बेटा, मास डिफेक्ट से और बाइंडिंग एनर्जी से। ठीक, तो जो भी यहाँ पे लिखा है ना, तो बेटा मैं बता दे रहा हूँ, मेरा जितना एक्सपीरियंस है और जितना मैंने पेपर को एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे मैंने जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है इम्पोर्टेंट, ये जो टॉपिक्स है 65 to 85% जो क्वेश्चन है ना, ये जो बोर्ड पे मैंने लिख दिया ना उसी में से आएगा इतना। यानी कि आपका 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो लगभग आपका जो मैंने बोला टॉपिक्स उसमें से 50 से 60 के 45 से लेकर के और लगभग 58 मार्क्स का जो है इस टॉपिक से आएगा, जितना मैंने लिख दिया। 45 से लेकर के 58 या 60 भी जा सकता है, ये 60 भी जा सकता है 70 में। इतना क्वेश्चन इस टॉपिक्स को टच करेगा, समझ में आई बात। तो इसलिए ये टॉपिक्स को जो मैंने यहाँ पे टॉपिक आपको लिख दिया, बता दिया, आपको समझा दिया, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और वही टॉपिक पढ़ के जाइए, आपको इतना मार्क्स तो डेफिनेटली आएगा। मैं बता रहा हूँ, ये समझिए कि पावर ट्रिक है, आपको ये कैप्सूल है, टैबलेट है, जो समझिए समझ लीजिए। ठीक, तो ये अभी तक का आपका 12 का जो लास्ट का जो 1.5-2 दिन जो है उसको अच्छे से यूज कीजिए, और आपको केवल ये सब टॉपिक जो बताए उसको खाली पढ़ लीजिए एक बार ना, तो आपको इतना मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं बाकी आगे, और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल
CBSE क्लास 12 एस्पिरेंट। ठीक, फिजिक्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा कीजिए और जो जो टॉपिक्स मैंने बताया उसको अच्छे से फॉलो कीजिए और जा कर के मज़े में एग्ज़ाम दीजिए। फिजिक्स आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद।